हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएसए का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रिकर्सन। रिकर्सन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि आपके प्लेसमेंट पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग जानेंगे रिकर्सन क्या होता है। बट इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप लोगों ने रिकर्सन पढ़ने से पहले जावा वाले फंक्शन या फिर मैथड नहीं पढ़े हैं तो उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि फंक्शन या फिर मैथड को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे कॉल करा जाता है, कैसे उसमें पैरामीटर्स को पास कराते हैं, अगर ये नहीं जानते हैं तो फिर आपको रिकर्सन पढ़ने में प्रॉब्लम्स आएंगे। बिकॉज रिकर्सन टोटली बेस्ड है फंक्शंस के ऊपर, तो फंक्शंस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्या होता है रिकर्सन। देखो, रिकर्सन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है, एक अप्रोच है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर में कॉल कराते हैं, यानी कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ। तो फंक्शन क्या करता है, उसी के अंदर हम लोग उस फंक्शन को कॉल करा देते हैं। अब फंक्शन कॉलिंग क्या होता है ये समझते हैं, जिससे कि आपको रिकर्सन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं कोड लिया हूँ, बहुत ही सिंपल सा कोड है, और यहाँ से आपका फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मैं बता सकता हूँ यहाँ से आपको। ओके, तो क्या होता है फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे देखो, मैं एक जावा का सिंटेक्स लिया हूँ, क्लास क्रिएट किया हूँ और इस क्लास के अंदर एक फंक्शन लिया हूँ, अपना मेथड बनाया हूँ। फंक्शन यानी कि मेथड, जावा में मेथड बोलते हैं उसे। तो अपना एक मेथड बनाया हूँ और इस फन1 के अंदर मैं एक फन1 नाम का प्रिंट करा देता हूँ स्टेटमेंट, है ना। फन1 को प्रिंट कराया, इसके बाद मैं fun2 क्रिएट करता हूँ, यानी कि मेथड 2 क्रिएट करता हूँ। और इस fun2 के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये हम स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं बिफोर fun1। और इसके बाद इसी fun2 के अंदर हम लोग fun1 को कॉल करा रहे हैं। फन कॉल कराने का मतलब होता है कि इसे प्रिंट करने के बाद, ये जो लाइन है इसे प्रिंट करने के बाद ये fun1 को कॉल करा रहे हैं, यानी कि अब ये fun1 में वापस जाएगा। fun1 में जाने के बाद ये अब यहाँ पे जो भी fun1 के अंदर काम हो रहा है उसे एग्जीक्यूट करेगा, तब यहाँ पे वापस आएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे इस लाइन को प्रिंट करेगा। कैसे होता है अभी जानेंगे। तो यहाँ पे इस fun2 के अंदर इतना काम मैं करा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आया, और मेन मेथड के अंदर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट कराया, फिर fun2 को कॉल कराया और ये हम लोगों ने ये लिखा। अब इसका आउटपुट आप लोग सोच के मुझे बताओ कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या आएगा। ओके, देखो, तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन उसका। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आएंगे, इधर हम लोग पहले डायरेक्ट नहीं घुसेंगे। अब यहाँ पे मेन में आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। सबसे पहले ऊपर में यही है, तो हम लोग बिफोर fun2, हमारा आउटपुट में जो पहला लाइन आएगा बिफोर fun2, इसे प्रिंट कराने के बाद हम लोग जाएंगे fun2 में। fun2 में गए तो यहाँ पे fun2 क्या हो रहा है, यहाँ पे fun2 को कॉलिंग हो रहा है, तो fun2 को कॉल कर रहे हैं। कॉल करने का मतलब हम लोग fun2 में जाएंगे। तो fun2 में जाएंगे, अब fun2 में जो भी करना है हमें वो सारा कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बिफोर fun2 प्रिंट करा, उसके बाद fun2 का कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करने के बाद हम लोग fun2 में आए। अब fun2 में कॉल कर रहे हैं, तो fun2 में आने के बाद हम लोग ये स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, क्योंकि fun2 के अंदर ये काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बिफोर fun2 प्रिंट कराया ये वाला, उसके बाद हम लोग fun2 में आए और ये हम लोगों ने बिफोर fun1 प्रिंट कराया। बिफोर fun1 प्रिंट कराने के बाद हम लोग यहाँ पे अगला लाइन क्या है, fun1 को कॉल करा रहे हैं। fun1 को कॉल कराने का मतलब क्या है कि हम लोग अब इसके बाद जाएंगे fun1 में। fun1 में जाने के बाद अब fun1 में जो कुछ भी है उसे प्रिंट कराएंगे। तो fun1 में क्या है हमारा, fun1 में हमारा fun1 को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे, बिफोर fun2, ये बिफोर fun2 प्रिंट कराया, फिर हम लोग बिफोर fun1 प्रिंट कराए, फिर fun1 प्रिंट कराएंगे। अब हमारा fun1 का काम भी खत्म हो चुका है। अब fun1 का काम खत्म हो चुका है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम लोग वापस आएंगे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमारा पूरा fun2 का काम पूरा खत्म नहीं हुआ था। fun1 का काम हो गया, अब हमारा आखिरी जो fun2 का काम है वो क्या है, आफ्टर fun1 प्रिंट कराना है। तो आफ्टर fun1 प्रिंट कराएंगे, और इसे प्रिंट कराने के बाद जब हमारा fun2 का भी सारा काम खत्म हो जाएगा, वापस मेन में आएंगे। मेन में आने के बाद fun2 का कॉलिंग खत्म हो चुका है, उसका एग्जीक्यूशन। फिर आखिरी लाइन जो हमारा मेन में क्या है, system.out.println आफ्टर fun2, इसे प्रिंट कराएंगे। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, देखना बहुत ही सिंपल सा आउटपुट आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने किसे प्रिंट कराया, सबसे पहले हम लोगों ने बिफोर fun2 प्रिंट कराया, क्योंकि सबसे पहले मेन में यहाँ पे था। फिर हम लोगों ने fun2 में गया, तो फिर किसे प्रिंट कराएंगे, फिर हम लोग बिफोर fun1 प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे देखना। उसके बाद हम fun1 में जाएंगे, fun1 में जाने के बाद हम लोगों ने fun1 को प्रिंट कराया, और इसके बाद हम लोग फिर से वापस fun2 में आएंगे, फिर आफ्टर fun1 को प्रिंट करेंगे, और इसके बाद फिर वापस सब कुछ करने के बाद मेन में आएंगे, आखिरी लाइन जो है हमारा आफ्टर fun2, इसे प्रिंट करा देंगे। तो ये पूरा है इस प्रोग्राम का कॉलिंग, फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है। आपको समझ में आया होगा, आप, मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि रिकर्सन क्या होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है ना। तो अब यहाँ पे मैं रिकर्सन के कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ कि रिकर्सन क्या होता है, कैसे इसके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं उसी फंक्शन के अंदर में, यानी कि फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। रिकर्सन क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है, जिसके अंदर हम लोग उस फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर में कॉल कराते हैं जो फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक क्लास बनाया हूँ मैं, स्टैटिक वॉइड fun1 लिखा हूँ,
और इस फन1 के अंदर मैं ये लाइन प्रिंट करा रहा हूँ, ये लाइन प्रिंट करा रहा हूँ, और इसी फन1 के अंदर मैं इस फन1 को कॉल करा रहा हूँ। इसी फन1 अभी जो हम लोगों ने कोड देखा वहाँ पे क्या था, हम मेन के अंदर फन2 को कॉल करा रहे थे और फिर फन2 के अंदर फन1 प्रिंट करा रहे थे, तो वो इनडायरेक्ट रिकर्सन था। इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट कॉलिंग हो रहा था, बट यहाँ पे डायरेक्ट कॉलिंग हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम इस फन1 के अंदर ही इस फन1 को कॉल करा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग मेन मेथड में आए और मेन मेथड में भी हम लोग फन1 को कॉल करा रहे हैं, है ना। तो इसका प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा सोचना। ये रिकर्सन का क्वेश्चन है क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल कराया है यहाँ पे, है ना। तो क्या आएगा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम हम लोग मेन में आएंगे। मेन में आए, अच्छा अब फन1 को देखें कि फन1 में हमें करना क्या है, मतलब मेन के अंदर करना क्या है, फन1 को कॉल कराना है। तो फन1 को कॉल कराना है तो फन1 में आए। अब फन1 में क्या हो रहा है हमारा, फन1 में एक ही काम हो रहा है कि हमें GFG प्रिंट कराना है। अब देखो यहाँ पे मैं GFG मतलब गीक्स फॉर गीक्स का कौन से वहाँ से लेक्चर्स देखा, तो वहाँ पर नोट्स बनाते टाइम मैं भी GFG लिख दिया हूँ। तो ये GFG जो है इसे प्रिंट कराएंगे। इसे प्रिंट करने के बाद अगला लाइन इस फन1 के अंदर क्या हो रहा है, फन1 को कॉल कर रहे हैं। अब फन1 को कॉल कर रहे हैं तो क्या करेगा, फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब इसके बाद आने के बाद हम लोग फिर से वापस यहीं GFG प्रिंट करेंगे। फिर से आएंगे यहाँ पे फन1 में, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर ऊपर। ये कॉन्टिन्यूसली हमारा ये GFG प्रिंट होते जाएगा। क्यों, क्योंकि इसे प्रिंट करेंगे फिर फन1 कॉल होगा, फिर फन1 में आएंगे, फिर GFG प्रिंट करेंगे, फिर फन1 कॉल होगा। तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, ये लूप हमारा ऐसे ही काम करता रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कोई यहाँ पे बेस केस लगाया ही नहीं है। अब बेस केस क्या होता है ये भी जानेंगे। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जावा में अगर आप लोग कुछ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, यानी कि अगर रिकर्सन के प्रॉब्लम्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हो कि कितने बार ये प्रिंट होना चाहिए, कितने बार ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चलेगा, फंक्शन कॉलिंग कितने टाइम से होगा, तो क्या होगा, ये GFG कॉन्टिन्यूसली प्रिंट होता जाएगा। और GFG कॉन्टिन्यूसली प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा, हमें इन्फिनाइट लूप में जाना पड़ेगा और स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आता है जावा में। ओके, समझ में आया। तो वहीं देखो यहाँ पे सबसे पहले मेन में गए थे, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। मेन में गए, फिर फन1 में गए थे, फिर फन1 में GFG प्रिंट कराया, फिर फन1 में कॉल हो गया तो फन1 में आएंगे, फिर GFG, फिर फन1, ये चलता जाएगा। तो ये होता है पहले। तो आपको ये समझ में आया होगा कि रिकर्सन कैसे काम करता है। रिकर्सन यही है, रिकर्सन का मतलब फंक्शन को कॉल कराना इसी फंक्शन के अंदर। ये देखो, ये फंक्शन कॉल करा रहे हैं फन1 को इसी फन1 के अंदर में। तो ये रिकर्सन का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। बट अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आया है स्टैक ओवरफ्लो का, इसे कैसे काउंटर किया जाता है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि प्रॉपरली हम लोग रिकर्सन के प्रॉब्लम्स को कैसे लिखते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हूँ, क्लास टेस्ट, और इसके अंदर मैं स्टैटिक वॉइड फन1, जो फन1 था उसी को, जैसे हम लोग पिछले केस में फन1 का एग्जाम्पल लिए थे वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आपको स्टैक ओवरफ्लो से बचना होता है तो हमें क्या करना होता है, रिकर्सन के प्रॉब्लम में एक बेस केस क्रिएट करना होता है। बेस केस क्या होता है कि हमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाना होता है कि हाँ, ये प्रोग्राम जो है इतने बार चलना चाहिए, इतने बार हमें GFG को प्रिंट कराना है, ये नहीं कि हमें स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आए। तो उसके लिए हम एक बेस केस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फन1 नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करा रहा हूँ इंटीजर n कोई इंटीजर वैल्यू होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ यहाँ पे एक बेस केस बनाऊंगा। बेस केस का मतलब कि हमें यहाँ तक, इस कंडीशन तक पहुँचने के बाद हमारा जो है प्रोग्राम वो रुक जाए मतलब कि हमारा रिकर्सिव कॉल जो है कॉल करना बंद कर दे फंक्शन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रिकर्सन में हमेशा आपको क्या करना होता है, एक बेस केस बनाता है कि इफ n इक्वल टू 0, अगर हमारा n 0 के इक्वल है तो रिटर्न कर जाओ। अब आपके ऊपर है, ये n आप कुछ भी रख सकते हो आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अगर फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकाल रहे हो रिकर्सन को यूज करके तो उसके अकॉर्डिंग आप चलेगो, या फिर आप फिबोनाची निकालो, कुछ भी निकाल रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना बेस केस क्रिएट करोगे जहाँ पे आपको प्रोग्राम की कॉलिंग को रोकना है, ठीक है ना। तो इफ n इक्वल टू 0, तो ये हमारा n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर जाओ इस प्रोग्राम में। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, system.out.println GFG को प्रिंट कराया। GFG प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, इस फन1 को कॉल करा रहा हूँ और n-1 करते जा रहा हूँ, यानी कि इस प्रोग्राम में n के वैल्यू को हर बार कॉलिंग करते टाइम n को एक बार माइनस करते जाएंगे। अब मेन में मैं क्या करा रहा हूँ, फन1 में n के जगह पे 2 रख रहा हूँ। यहाँ पे पैरामीटर को जो पास करा रहा हूँ, यानी कि वैल्यू जो पैरामीटर की है वो 2 है। तो सबसे पहले अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले देखो हम लोग जाएंगे यहाँ पे मेन में स्टार्ट करेंगे। मेन में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फन1 को कॉल कर रहे हैं तो फन1 में आएंगे, फन1 में कॉल करा रहे हैं और पैरामीटर की वैल्यू क्या है, 2 है, तो n की वैल्यू 2 है। तो अब यहाँ पे क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, इफ n इक्वल टू 0, अच्छा n इक्वल टू 0 होगा तो रिटर्न करने जाना है इस प्रोग्राम से, बट यहाँ पे अभी n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, प्रोग्राम में रिटर्न नहीं करेंगे, अभी हम लोग आएंगे GFG को प्रिंट करेंगे। GFG प्रिंट कराने के बाद फिर से फन1 को कॉल करा रहे हैं, बट अब जो फन1 को कॉल करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक बार हम n की वैल्यू माइनस कर रहे हैं।
तो 2 के बदले अब क्या हो जाएगा हमारा अगली बार में 1 हो जाएगा n की वैल्यू। फिर से हम लोग कॉल करा देंगे, अब इस बार n की वैल्यू 1 हो चुकी है 1। अच्छा इफ केस चेक करेंगे n इक्वल टू 0, नहीं ऐसा नहीं है, n इक्वल टू 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फिर से नीचे GFG प्रिंट करा रहे हैं दूसरी बार प्रिंट कराएंगे और इसके बाद हम लोग फिर से fun1 में आएंगे। fun1 में आने के बाद अब हम लोग n की वैल्यू फिर से एक माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1 इस बार हो जाएगा यानी कि 0। अब n की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो 0 होने के बाद फिर से इसमें आएंगे। अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, तो अब इफ n इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न कर जाएंगे तो 2 ही बार इस प्रोग्राम में GFG प्रिंट करेगा, स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसके लिए जब स्टैक ओवरफ्लो से बचना होता है, इसीलिए हम लोग बेस केस लगाते हैं कि अच्छा इतने बार कॉलिंग होना है, इसके बाद कॉलिंग ना हो। और इसके लिए हम लोग अपने मेथड में जो है पैरामीटर जो पास कराया जाता है उसकी वैल्यू यहाँ पे आर्गुमेंट की वैल्यू पास कराते हैं। तो यही है पूरा प्रॉपर तरीका होता है एक फंक्शन को कॉल करने का और रिकर्सन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि क्या होता है रिकर्सन, कैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं मेथड को, और बेस केस क्या होता है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग रिकर्सन के देखेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।